नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको सुना रही हूँ आजकल डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा। इस उपन्यास का 7 भाग आप अब तक सुन चुके हैं और इस उपन्यास का कहानी ये है कि उस उपन्यास में एक नैरेटर है, एक वाचक है, एक पात्र है माणिक मुल्ला जो कहानियां सुनाता है और उनकी कहानियों में वो खुद भी एक पात्र होते हैं। और माणिक मुल्ला के अनुसार ये जो कहानियां वो सुना रहे हैं वो एक प्रेम कहानी है, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां एक निष्कर्षवादी प्रेम कहानियां हैं। तो अभी तक आप सुन चुके थे दो कहानियों के पात्र थे, एक जमुना और माणिक की कहानी और एक में थी जमुना और लिली की कहानी। और अभी जो मैं कहानी आपको सुना रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है काले बेट का चाकू। इस कहानी का आधा भाग मैं 7वें हिस्से में सुना चुकी हूँ। अब इस कहानी को आगे सुनिए। मेरा ये मतलब नहीं कि माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर ये सब चिंतन किया करते थे, नहीं, ये सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे माणिक मुल्ला को तो वो केवल बहुत अच्छी लगती थी और उन दिनों माणिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में भी हिस्सा लेने लगे। माणिक मुल्ला ने जरा झेपते हुए ये भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था और अक्सर सत्ती की हाथी दांत से गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बूंदों को देखकर उसके होंठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में खून जोर से दौड़ने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना सी कोई बात नहीं दिखाई दी। माणिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बूंदों पर पड़ती तो उनका माथा गर्म हो जाता। तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर पर झूलते हुए चाकू पर भी पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं। तो सत्ती ने फौरन चाकू निकाल खोल कर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वो तो मजाक कर रहा था, वरना वो तो अपनी पहली ही सेठानी को नहीं रख पाया। वही दरबान के साथ चली गई, अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर माणिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई थी। उन दिनों वे कविताएं भी लिखने लगे थे जो बहुत करुण विरह गीत होती थी, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सत्ती उनसे दूर कहीं चली गई है। फिर वे सत्ती को विश्वास दिलाते थे कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझसे तृषित रहा नहीं जाता, आदि आदि। सारांश ये कि वे जो कुछ सत्ती से नहीं कह पाते थे उसे गीतों में बांध डालते थे। पर जब कभी सत्ती के सामने उन्होंने उसे भुनभुनाने का प्रयास किया तो सत्ती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है, साझी सुनी है। और तब मोहल्ले में गाए जाने वाले गीत इतनी दर्द भरी आवाज में गाती थी कि माणिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दाडंबर पूर्ण लगते थे। ऐसी थी सत्ती, सदैव निकट, सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्ता, जिसके साथ माणिक मुल्ला के मन को संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वे सोचते थे कि अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर। यहाँ तक कि अगर वे बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति, चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते तो उन्हें ख्याल आता कि ये भाषा तो बेचारी सत्ती समझती नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। तो उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। उसी बीच सत्ती की ममता माणिक मुल्ला के प्रति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई।
और जब जब माणिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हुआ हाथ हिलाकर उन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे उन्हें बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता और पैर पटक कर हुक्के के अंगारे को रेंगता। सत्ती माणिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन को बतलाती कि माणिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और हमेशा माणिक को याद दिलाती रहती कि पढ़ने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर माणिक देखते थे कि सत्ती अब कुछ उदास सी रहने लगी है। कोई ऐसी बात है जो ये माणिक से छुपाती है। माणिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया, पर वो अक्सर चमन ठाकुर को झिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती थी तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कॉपी और वसूली के रुपये फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन माणिक से कहा कि मैं अगर इसे ना लाकर पालता पोसता तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब माणिक ने सत्ती से कहा तो वो बोली, चील और गिद्ध तो खा गए होते तो वो अच्छा होता, बजाय इसके कि राक्षस उसे नोच खाए। माणिक ने सशंकित होकर पूछा तो वो बहुत झल्ला कर बोली, ये मेरा चाचा बनता है, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था। इसकी निगाह में खोट आ गया है, पर मैं डरती नहीं। ये चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते हुए देखा और अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताई। ये बात सुनकर माणिक मुल्ला ने को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बहुत व्यथित हुए और ये जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उसके मन पर बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उससे खाना नहीं खाया गया और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भी आ गए कि ये जिंदगी कितनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती ही गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया और अक्सर माणिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वे रिटायर्ड सोल्जर थे तो कहते थे, शूट कर दूंगा तुझे, संगीन से 2 टुकड़े कर दूंगा, तूने समझा क्या है, आदि आदि। सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि माणिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उसने उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे, एक की मिठाई मंगाई और दूसरे के फूल बताशे चंडी के चौतारे पर चढ़ा आई। पर उस दिन माणिक आए ही नहीं। जिस दिन माणिक आए उस दिन उसे ये जानकर बड़ी निराशा हुई कि माणिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया है कि अब जमाना बुरा है और वे माणिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भैया भाभी के साथ थी क्योंकि वो अपनी आंख से माणिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने माणिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यहीं रही तो मैं दूंगी तुम्हें रुपए, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। माणिक मुल्ला ने घबरा कर पूछा, कहाँ जाओगे तुम? तो सत्ती ने एक और बात बताई जिससे माणिक स्तब्ध रह गए। महेश्वर दलाल, वही महेश्वर दलाल तन्ना के पिता, अक्सर आया करता था। जो कि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफी जान पहचान थी, अतः वह गिलट के करे और पायल पर पॉलिश कराकर चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब माणिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते, तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है, चमन गांजा और दारू खूब पीता है। महेश्वर दलाल उसे रोज नए नोट ला कर देता है, रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को वो पिए हुए आता है और ऐसी बातें बकता है कि सत्ती अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वो रो पड़ी और बोली, सिवा माणिक के उसका अपना कोई नहीं है और माणिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। माणिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए और उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी। उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। वो बहुत घबराई हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज गया आई थी।
उसने माणिक को रोक कर कहा, तुम मेरे यहाँ मत आना। चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र ना करना। मेरे पास चाकू रहता है और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो, वो बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। माणिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उसने चाहा कि सत्ती की ओर जाए, पर सच बात है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना। एक ही हाथ है, पर हाथ तो सिपाही का है। इस बीच एक बात और हुई। ये सारा किस्सा माणिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बूढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए माणिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां तक बताई। भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से भी जोड़कर भैया को पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन माणिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें माणिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन माणिक अब बच्चे नहीं हैं। उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। माणिक के खानदान का इतना बड़ा नाम है। माणिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वायदा किया कि वे अब इन लोगों से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। 2-3 बार सत्ती आई, पर माणिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि नहीं है। माणिक अक्सर जमुना के यहाँ जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सत्ती मिली। माणिक कुछ नहीं बोले तो सत्ती रोक कर बोली, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। माणिक ने घबराकर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सत्ती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बड़ी अजब निगाह से देखती रही, फिर बोली, घबराओ ना माणिक, हम जा रहे हैं। और आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और माणिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ कह चुके थे कि माणिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पर माणिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन जब बहुत जलीकटी सुनाई तो माणिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे पुकारा तो देखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें, आई और आकर पांव के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, आखिर जो सब चाहते थे वो हो गया। माणिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेसर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेसर से बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठकर बाहर चला गया और महेसर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा और सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेसर दलाल को एक धक्का दिया तो महेसर दलाल लुढ़क गए। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब के नशे में चूर। तो सत्ती जो चाकू लेकर उसके गर्दन पर चढ़ बैठी तो उसका सारा नशा काफूर हो गया और बोले, मार डाल मुझे, मैं उफ ना करूंगा, मैं तुझ पर हाथ ना उठाऊंगा, लेकिन मैंने नकद 500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। और उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा। फिर उसने वो कागज दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी और महेसर रोने लगा। सत्ती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हों। महेसर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेसर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है। फिर महेसर दलाल सुख से रखेगा वगैरह वगैरह, पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेसर ने क्या कहा, उसे याद नहीं कि क्या हुआ। सत्ती चुपचाप नीचे निगाह किए नखों से धरती कुरेदती रही और फिर मेरी ओर देख कर बोली, महेसर ने आज ये अंगूठी दी है। माणिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, असली है। माणिक चुप हो गए। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि माणिक उदास क्यों है। तो माणिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई है।
तो सत्ती ने अंगूठी निकालकर फौरन मानिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वो फीस जमा कर दे, आगे की बात सत्ती के हाथ में छोड़ दे। मानिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही और फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे, पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो रास्ता नहीं बताता। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता, तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूं। और सचमुच सत्ती, जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मानिक घबरा कर उठे और उसने पांव पर सिर रख दिया और इतना रोई कि कुछ मत पूछो। पर मानिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है, सो वह चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वो मिली और मानिक उस दिन भी उदास थे क्योंकि जुलाई आ गई थी और उसके दाखिले का कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके मानिक को रुपये दिए ताकि उनका काम ना रुके और फिर बहुत बिलख बिलख कर रोई और कहा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है, उसे कोई राह नहीं बताता। मानिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा तो अब तो वह चुप हो गई और पूछने लगी कि मानिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि मानिक के अलावा और उसका कोई नहीं है जिससे वो अपना दुख कह सके, और मानिक से ना जाने क्यों वो कोई बात नहीं छिपा पाती है। उनसे कह देने से उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। मानिक के सामने कोई रास्ता नहीं था और सच तो ये है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि मानिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग, पर मानिक मुल्ला सत्ती से कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी और इसी अंतर्द्वंद्व के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। और फिर एक रात एक अजब सी घटना हुई। मानिक मुल्ला सो रहे थे कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया और उन्होंने आंखें खोली तो सामने देखा सत्ती। उसके हाथ में चाकू था, उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला और डर से विवर्ण। उसके बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सत्ती मानिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूं, अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी, तुम कहीं ले चलो, कहीं भी, मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूं बस। मानिक का ये हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता वविता तो ठीक है, पर ये इल्लत मानिक कहाँ पालते? और फिर भैया ठहरे भैया और भाभी उनसे 7 कदम आगे। मानिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग मानिक मुल्ला का ठहरा, खेल ही तो गया। फौरन बोले, अच्छा बैठो सत्ती, मैं अभी चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास। चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। मानिक गए और सत्ती जितना इसरार करे जल्दी निकल चलने को कि कहीं महेश्वर दलाल या चमन ही ना आ पहुंचे, उतना मानिक किसी न किसी बहाने से टालते जाए। और जब सत्ती ने चाकू चमकाकर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या और किसी की, और तो मानिक का रोम रोम थर्रा उठा और मन ही मन मानिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती रही, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ नौकरी दिलाओगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेश्वर और हाथ एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे और पीछे पीछे भैया भाभी। सत्ती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर मानिक की ओर लपकी। दगाबाज, कमीना! पर भैया ने फौरन मानिक को खींच लिया। महेश्वर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भाग गई। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में ही ना आती थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सत्ती को मारा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी।
इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहाँ गया। माणिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेश्वर उठाकर उसके घर पहुंचाए और माणिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर तथा सत्ती दोनों गायब थे। बहुत सुबह उठकर जो बूढ़ियां गंगा नहाने जाती हैं, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था और चमन ठाकुर बैठा था। आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेश्वर ने उस रात सत्ती का गला घोंट दिया था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा का 8वां भाग। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।